अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक और हुक्म उदूली नज़र आ रही है बज़ाहिर, और ये हुक्म उदूली है जनाब पेशावर हाई कोर्ट की। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये मामला है, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। और ये हुक्म उदूली किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से हुई है, तो इसलिए इसकी तकलीफ भी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। क्यों कर ऐसा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक अहम ख़त लिखा है महमूद खान अचकज़ई साहब ने। क्या उस ख़त का कोई असर होगा या नहीं, मुझे नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ इंटरनेशनल जरीदे टाइम की एक अहम न्यूज़ रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करूंगी उसके मंदरजात। और इसके साथ साथ IMF ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त का, वो भी आज के इस वीलॉग का हिस्सा होगा। आपको बताएंगे जनाब कि तब्दीलियाँ कुछ आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और ये तब्दीलियाँ किस नौइयत की हैं, इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है, ये भी बात करेंगे। और फिर जनाब ये भी बात करेंगे कि एक अजब किस्म का मुकदमा भी तौहीन मरीम नवाज़ पर दायर कर लिया गया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये उसी की कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट होगी जो मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी पिछले व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले अब ज़रा बात हो जाए, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो एक आमने सामने नज़र आ रहे हैं हमें इंस्टीट्यूशंस भी, और फिर इसके साथ साथ बहुत हद तक मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो एक आपको आगे मज़ीद चलता हुआ एक तसादुम की कैफियत है वो नज़र आती है। तसादुम ज़रा अगर सख्त लफ्ज़ है तो आप ये समझ लीजिए कि टकराव कह लें, महाज आराई कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन पेशावर में आपको मालूम है अब इमरान खान का टाइगर है, उसकी हुकूमत है। और पेशावर हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं उसके ऊपर पहले भी बाकी जो लोग हैं वो तनकीद करते रहते हैं और कहते हैं कि जी ये जैसे कोई PTI की हिमायत हासिल है इस कोर्ट को, और कोर्ट जो है वो PTI को सपोर्ट करती है। तो इस तरह का तासुर बनाया जाता है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। खैर, लाहौर हाई कोर्ट के बारे में भी लोग कहते थे कि ये लोहार हाई कोर्ट है, ये अल्फाज भी हमने सुने हुए हैं। तो ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं जहाँ पर एक अदालत की तरफ से मुतवातर ऐसे फैसले अगर आएँ कि जो किसी एक सियासी जमात के हक में जा रहे हों तो ये तासुर बनता है। और दूसरी तरफ अगर एक इसी तरह अदालत मुख्तलिफ फ़ैसलों में एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती चली जाए तो तब भी ये तासुर बनता है कि जैसे ये अदालत जो है वो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है या उसकी ज़ाती कोई मुखासमत बन गई है जज साहब की। तो बहरहाल ये अगेन अब बात आ जाती है कि ऐसा माहौल, ऐसी नौबत आती ही क्यों है, क्यों सिचुएशन ऐसी बनती है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कल अहम फैसला दिया गया था और उन्होंने मना किया था कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली ये मखसूस नशिस्तें जो कि बाकी अब जमातों में बांट दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इन नए अरकान का हलफ वो ना लें। तो ये मना किया गया था, 13 मार्च तक के लिए इसके ऊपर स्टे था। लेकिन आज के रोज़ जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो हमने देखा कि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने हलफ लिया उन नए अरकान से जो कि इन नशस्तों के ऊपर नाम जिनके इनकी पार्टीज़ की तरफ से दिए गए, जो कि PTI की बेसिकली हक बनती हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है एहतजाज बहुत हुआ ऐवान में, आज फिर से खूब शोर शराबा हुआ। और उसके साथ साथ जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जनाब पहली बात तो ये कि ये PTI की नशस्तें हैं और इसके ऊपर हम कोर्ट में गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। दूसरी बात ये कि पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो आप हलफ नहीं ले सकते, ये गैर आइनी और गैर कानूनी भी होगा और तौहीन अदालत भी होगी। तो इसके ऊपर अयाज सादिक साहब ने बड़ी हैरत अंगेज़ बात की कि जी हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। यानी कल से सबको मालूम है कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, नहीं मालूम तो स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं मालूम कि जी ये स्टे आ गया। और फिर इंटरेस्टिंगली चूंकि उन्हें पहले से पता था कि ये क्वेश्चन रेज होगा, तो पहले ही से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद है ताकि जब ये पॉइंट उठाया जाए तो वो उसका जवाब दे सकें। तो वो जनाब साहब पहले से मौजूद थे, उन्होंने उठकर इस नुक्ता एतराज़ के ऊपर जवाब दिया और कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का स्टे है बेसिकली वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगा। तो आज के रोज़ जो लोग हलफ उठा रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा लोग हैं और बाकी पार्ट से हैं,
और सिर्फ वही हलफ उठा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है वो लोग हलफ नहीं उठाएंगे, यानी कौमी असम्बली के वो पार्ट्स जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हलफ उठाना था, मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तों पर, वो नहीं हलफ उठा रहे। तो ऐसे करके उन्होंने टेक्निकली इसको घुमाया और उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने और लोगों से हलफ ले लिया। अब ये देखा जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इसलिए था कि इतनी आपको लालच की क्या आखिर ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि सदर जरदारी वैसे भी सदर जरदारी बन जाएंगे अगर उनको ये नशिस्तें इजाफी तौर पर ना भी मिली होती और इसके अलावा भी वोटिंग हो जाती, क्योंकि बहरहाल ये पीटीआई को तो नहीं मिली हुई ये नशिस्तें। अभी अगर सस्पेंड भी रहती और वोटिंग फिर भी हो जाती तो फिर भी जरदारी साहब बआसानी सदर मुंतखब हो जाते। लेकिन आखिर इतनी लालच दिखाने की ज़रूरत क्या पेश आई कि कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जाकर आपने हलफ भी उठवाने हैं और आपने उन लोगों से वोटिंग भी करानी है। सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला है, उन्होंने ये कहा कि हलफ आप ले भी लें लेकिन इनके वोट आपने सदारती इंतखाब में काउंट नहीं करने। तो पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जो है वो फिर भी थोड़ा स्पाइन दिखाती हैं और कुछ ना कुछ वो फैसला अपना देती हैं, भले उस पर बेचारी पे अमल होता है या नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा भी कोई नहीं नुक्ता जारी किया गया और उन्होंने सिर्फ इन दरख्वास्तों को जो है फ़िलहाल रिसीव कर लिया है। तो एक तरफ तो हम ये चीज़ देखते हैं। अब अनफॉर्चुनेट था, इसके ऊपर सबने खूब शोर गौगा किया, लेकिन बहरहाल हलफ तो हो गया है। अब सुबह जी सरदारी साहब का इंतखाब होना है सदर के तौर के ऊपर और महमूद खान अचकज़ई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि ईवान अभी मुकम्मल नहीं है तो फ़िलहाल तक के लिए ये जो सदारती इंतखाब है इसको मुलतवी कर दिया जाए, जिसका जवाब पहले ही से सबको मालूम था कि ये तो जल्दी जल्दी सब काम हो ही इसलिए रहे हैं ताकि जो ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है कर लिया जाए और बाद में फिर अदालतों में लंबा लटकाया जाए मामलात को और फिर लेते फिरें इंसाफ पीटीआई वाले अदालतों से। तो जनाब जो हमने करना है वो हम कर गुजरें और हम ये बता दें कि जी हमने तो ये सारा सेटअप अपना रेडी कर लिया है। तो इसलिए ये तो इंतखाब होना ही है और कल आराम से आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा से सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज भी हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह एक उनके लिए मेरा ख्याल है कि तारीख दिन होगा इस वजह से, क्योंकि एक अजीब व गरीब किस्म की असम्बली जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उनसे आप हलफ लेकर अगर उनसे वोट लेकर आप सदर बन भी जाएं तो आप जो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन बनते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और फिर आप एक नामुकम्मल ईवान से ले लें हलफ तो इसके बाद भी आपकी क्या जो है वो क्रेडिबिलिटी रह जाती है। तो ये सारा कुछ ही जो हो रहा है अजीब व गरीब, गैर आइनी और अजीब व गरीब सा अमल है जिसके ऊपर आप किसी तौर भी इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया जी इस सारे मामले के ऊपर। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में आज एक नया चेंज आया है और वो है जनाब नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ उठा लिया है। अब की बार जो चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस मियां शहजाद साहब हैं और अभी इनके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा जब तक कि हम इनके कुछ मामलात को देख ना लें। लेकिन जो अभी मेरी मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि जज साहब अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि माजी में बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही करीब समझे जाते हैं और अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको नवाज के बनाया गया तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक टर्न है अपने टर्म और बारी के हिसाब से ही वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको आउट ऑफ द वे लाया गया है एक बात। लेकिन बहरहाल रुझान उनका थोड़ा सा टिल्ट जो है वो PMLN की तरफ रहा है बार की सियासत वगैरह में जब वो थे, लेकिन अब वो एज ए चीफ जस्टिस कैसा परफॉर्म करते हैं ये तो जब अब काम शुरू होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा। इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने तो कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं किया और अभी तक हम यही देख रहे थे कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आते थे मामलात उनको वो 2-4 जो जजेस थे सिर्फ उन्हीं को भेजते थे और वो उन मामलात को लटकाते भी थे और उस तरह से कभी रिलीफ भी नहीं दे पाते थे जो वो देना चाहते हों में भी। लेकिन बहरहाल एक कॉम्प्रोमाइज्ड सी सिचुएशन हमें लाहौर हाई कोर्ट की बहरहाल नज़र आती रही है। अब नए जज साहब क्या करते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन जो पहला एक हुक्म आया उनका वो बड़ा अजीबोगरीब आया। वो ये है कि जो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे आते ही उन्हें OSD बना दिया और रहीम यार खान उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा है। तो उन्हें यहाँ से रिमूव करने का आखिर क्या मकसद हो सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अभी हम पिछले 2-3 दिनों में ये देख रहे थे कि बड़ी तेज़ी से तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़मानतें हो रही थी। 9 मई के मुकदमात में जो लोग मतलूब थे, मुलविस थे या जिस तरह भी उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, तो अब अचानक से उनकी जो यहाँ से रिमूवल है इसने फिर बहुत सारे शकूक व शुबहात को जन्म दिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्हें इसलिए हटाया गया है कि वो क्यों अब जमानतें दे रहे हैं।
तो अगर ये बात है तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर 9 महीने से उनके जो मुकदमात थे उनमें ज़मानतें नहीं भी तो हो रही थी ना। तो अब ये कहना कि जी इसलिए उन्हें हटा दिया कि जी अब वो ज़मानतें देने लग गए हैं, तो फिर उस वक़्त क्यों वो मौजूद रहे। और इस अब समझने वाली बात ये है कि उन्हें इसलिए हटाया गया है कि जी उन्होंने इतनी लंबी क्यों चलने दी हैं मामलात ये वाले, या इस बात पे हटाया गया कि अब वो उन्हें रिलीफ क्यों दे रहे हैं। तो दोनों सूरतों में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन चूँकि उनकी तरफ से कोई ये बताई ही नहीं गई वजह कि आखिर उन्हें रिमूव करने की, यहाँ से हटाने की वजह क्या है, ये वजह नहीं सामने आ सकी। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है क़यासराइयाँ हो रही हैं और ज़्यादातर लोग इस बात को इस बात से ही जोड़ रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात को जिस तरह से वो डील कर रहे थे उसके ऊपर शायद मामलात जो हैं वो कुछ लोगों की तरफ से इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आने वाला जो टाइम है उसमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अगर आने वाले जज मज़ीद आकर तवालत देते हैं, ज़मानतें नहीं होने देते हैं, तो फिर इस सूरत में ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि फिर मतमाए नज़र था क्या। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या हो रहा है जनाब जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली। तो IMF ने एक तो जनाब इमरान खान साहब की चिट्ठी का जवाब दिया, और चिट्ठी का जवाब चिट्टा सा दिया है उन्होंने, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको जब पहले भी इस पे वीलॉग किया था 3-4 दिन पहले IMF के मामले के ऊपर, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये जो मामलात होते हैं आमतौर पर ये जो इदारे हैं ये इसमें नहीं पड़ते, और आप देखेंगे कि ये मामलात तय भी हो जाएंगे और कोई वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। जो उनका ख़त आया है उस इमरान खान के ख़त के जवाब में उन्होंने कहा है कि जी हम चाहते हैं बिल्कुल कि धांधली की जो ये सारे मामलात हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्शन के मामले के ऊपर, ये सारे मामलात सॉर्ट आउट होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के इंटरनल मामलात और ये इलेक्शंस के मामलात इसके ऊपर कोई भी कमेंट करें या उसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करें। तो उन्होंने कहा है कि जी ये आपका इंटरनल मामला है तो आप जाने और आपका सिस्टम जाने, हमें इससे क्या लगे। तो ये चिट्टा सा जवाब उनका जो है वो आ गया है और यही एक्सपेक्टेड था। तो अब मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूव थी, इसने बिला वजह तनकीद तो बहुत समेटी, क्योंकि ज़ाहिर है सबको ये कहने का मौका मिल गया कि जी देखें ये कौमी इस्लामती और मईशत की ने परवाह नहीं और ये वो, लेकिन इसका हासिल हुसूल कुछ होना नहीं था। ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि इससे अगर आप समझ रहे हैं कि वो कुछ इन्हें टाइटन करेंगे तो वो टाइटन नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो ये PTI को मुफ्त की जो तनकीद है ये इसके ऊपर अलबत्ता ज़रूर सहने को मिली। दूसरा जनाब मैं आपको आज ख़ास तौर पे बताना चाहती हूँ, टाइम्स जो इंटरनेशनल जरीदा है उसकी तरफ से आज एक आर्टिकल लिखा गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी लाइंस भी बड़ी वैसे ख़तरनाक हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने ओवरऑल जो सारा एक अहाता है अब तक का वो किया है कि किस तरह प्री इलेक्शन चीज़ें होती रहीं, किस तरह इमरान खान साहब जेल गए, किस तरीके से उनकी, बल्कि उन्होंने वहाँ से बात शुरू की कि जब इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल बाजवा के साथ अनबन शुरू हुई, फिर उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद किस तरह से इमरान खान साहब की पार्टी जो है मुश्किलात का शिकार होती चली गई, फिर खान साहब पे मुकदमात बने 150 के से ज़्यादा, फिर उन्हें जेल भी भेज दिया गया, फिर उनके ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात और लगते रहे सिलसिले, और उसके बाद फिर इलेक्शन का टाइम आया तो फिर कैसे इलेक्शन में उनसे सिंबल छीना गया, पार्टी तोड़ी गई, उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई। तो ये सारी रुदाद उन्होंने उसमें लिखी हुई है, और फिर इन दी एंड वो लिखते हैं कि जी इस सारे के बावजूद भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एक मैसिव सपोर्ट नज़र आई इलेक्शन में लोगों की, और उसके बावजूद भी उनकी जो हुकूमत है उसको कबूल नहीं किया गया, और अल्टीमेटली जो बाकी तमाम जमातें थी उनको मिलाकर एक और नई हुकूमत जो है, जो कि पहले PDM 1 की हुकूमत थी, उसी का ही एक रीप्ले नज़र आ रही है। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर करके इक़्तिदार से दोबारा से इक़्तिदार पर हमें काबिज़ होती नज़र आ रही है। इस सारी कहानी को बताने के साथ साथ वो लिखते हैं कि ये जो सारा मंजरनामा है इसमें पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, वो नहीं दिख रहा पिछले 2 साल से, और अब इस इलेक्शन के बाद भी वो इवन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा है कि इसी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की कैफियत की वजह से जो पाकिस्तान मुसलसल एक इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान एक सियासी तन्हाई का शिकार हो रहा है, आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, और हत्ता कि जो पाकिस्तान के बिल्कुल करीबी हमेशा से उसके फ्रेंड्स हैं चाइना और सऊदी अरेबिया वगैरह, ये भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी उस तरीके से पाकिस्तान में कोई सरमाया इन्वेस्ट नहीं कर रहे, विजिट नहीं कर रहे, उस तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी कोई बहुत अच्छे साइंस नहीं हैं, ये लिख रहा है टाइम। और साथ ही उन्होंने ये इसमें सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला है, और उन्होंने कहा है कि ये जो सारा एक मचा हुआ है क्योस सा कि वो हुकूमत नहीं बनने दी गई इमरान खान की,
और जो ये सारा चलता रहा है सिलसिला, तो उसके जो सारे ताने बाने हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं टाइम्स के मुताबिक, मैं नहीं कह रही। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जनरल्स फेल टू फिक्स इलेक्शन, ये उसकी हेडलाइन है। तो अब आप ये सारी कहानी है, ये कोई हम कहें या कोई और कहे तो एक अलग बात है। अब ये इंटरनेशनली हर चीज़ जो है लोग इस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि इस सारे सिलसिले के बाद मुझे नज़र क्या आ रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में इसी तरह की सिचुएशन है। जी हाँ, पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में भी बाकायदा इंतशार ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि हर जो तैनाती है दोनों तरफ से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो रही है, चाहे वो इधर से हुकूमत साजी के सूरत में हो रही है, वो आपस में टकराव ही नज़र आ रहा है। जैसे मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया, मोहसिन नकवी साहब को लाना ये इसी मकसद के लिए है कि वजारत दाखिला का कलमदान उनके पास होगा सेनेटर बनने के बाद, तो वो फिर उसी तरह की फस्तायत का मुजाहरा कर सकें जो इससे पहले वो पंजाब में तकरीबन 1 साल करते रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई इस बात के लिए कमर बस्ता है कि उन्होंने एक एहतजाज करना है और रिगिंग को एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस सूरत में एक तसादुम और क्लैश और इंतशार हमें जाहिर है कि नज़र आएगा, और इसके अलावा फ़िलहाल तो कोई स्टेबिलिटी भी दिखाई नहीं दे रही है। अब इस सारे माहौल में हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है उसका किरदार क्या है। मरीम नवाज़ के ऊपर भी अब तनकीद नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था मरीम नवाज़ का एक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा है जी, पुलिस ने आज एक एफआईआर दर्ज की है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मरीम नवाज़ को नाजेबा कलमात और कोई गाली वाली देकर शायद उनका जिक्र था, तो इस वजह से उस शख्स के ऊपर जो है वो एफआईआर काट दी गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि खुलेआम कहना या कुछ वो अलग बात रही, यानी इवन अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किसी ने कोई कुछ बात कही है तो वो भी मुकदमे का बाइस बन सकती है आपके ऊपर। तो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो मैंने पिछले वीलॉग में बात की थी कि अब वो भी उन शख्सियात में शामिल हो गई हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो सकती, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मेरी बात क्या वाकई गलत थी या सही थी। लास्टली जी मैं शेर अफजल मरवत साहब की थोड़ी बात कर दूं। आज उन्होंने फिर से ख़बरों की जीनत बने रहे। एक तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टी की उसकी वजह से, फिर अनफॉर्चुनेटली शेर अफजल मरवत साहब ने आके फिर वही बातें की जी, मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया तो जो मेरे पार्टी के लोग हैं वो खान साहब को शिकायतें करने चले गए वगैरह वगैरह, मेरे खिलाफ हैं। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं कि आप इस तरह मीडिया में आकर फ़ौरन और सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। भाई जो भी मामलात हैं इंटरनली सेटल होने चाहिए, लेकिन और ये होता ही है, घरों में भी होता है, हमारे भी इदारों में जहाँ हम जॉब्स करते हैं ये सिलसिले चलते रहते हैं। सब आपके साथ एक जैसे सिंसियर और फेयर लोग नहीं होते, लोग बीच में होते हैं, जड़े काटने वाले भी होते हैं, टांगे खींचने वाले भी होते हैं। तो ये लेग पुलिंग वगैरह ये तो हर इदारों में होती है, तो अगर आपकी जमात में हो रही है तो और जमातों में भी होती है। लेकिन इस तरह उन चीज़ों को पब्लिकली आकर इस तरह डिस्कस करना, उससे आपकी पार्टी को नुकसान होता है। और पार्टी जो है वो पहली आपकी किन हालात में, लीडर आपका जेल में है जो कि इन मामलात को खुद से बाहर आके सॉर्ट आउट तो करने से रहा। तो इस तरह की मेरा ख्याल है कि ये दानिशमंदाना चीज़ नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब को इसको समझना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। दूसरा जो एक उन्होंने आज काम किया है वो स्पीकर साहब के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी वो उन्होंने चैलेंज करते हैं वो, क्योंकि स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब ने आज उन्हें कहा कि जी उन्होंने ऐवान में बैठकर जो है सिगरेट नोशी की है, और ये पहली दफ़ा हुआ है ऐवान की तारीख में कि किसी ने असेंबली हॉल के अंदर जो है वो सिगरेट नोशी की है। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, और उन्होंने फिर बाहर आकर कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि वो मंगवाएं सीसीटीवी फुटेज और दिखाएं कि उन्होंने कहाँ बैठ कर जो है वो सिगरेट नोशी की है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर कल कहीं सोशल मीडिया पे बात चल रही थी सिगरेट नोशी के हवाले से, तो उन्होंने उसकी सुनी सुनाई बात के ऊपर जो है वो आज कौमी असम्बली में ये बात कर दी और मेरा इस्तेहकाक मजरू किया है, मैं तहरीक लेके आऊँगा स्पीकर के खिलाफ। तो शेर अफजल मरवत साहब बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में बहुत उलझते रहते हैं, और खैर इस वजह से वो ज़ाहिर है मीडिया में रहते भी हैं, ख़बरों की जीनत भी रहते हैं, और कुछ लोग इस वजह से उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में आना, हर वक्त तनाज़ात की जद में रहना, ये भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे ख़्याल से। बिल्कुल जो उनका कॉज है उसके ऊपर उन्हें बात भी करनी चाहिए, और उसके ऊपर वो अगर एग्रेसिव होकर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छोटी छोटी मामलात के ऊपर इस तरह से रिएक्ट करना या कंट्रोवर्शियल बने रहना हर वक्त, ये भी कोई अच्छा हिकमत अमली मैं इसको नहीं समझती। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस मामले को शेर अफजल मरवत साहब को देखना चाहिए कि अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एक अहम मेंबर हैं, और मेरा ख्याल है जिन हालात में सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस लिहाज से उनकी अहमियत भी बहुत है, लेकिन अपने आप को उन्हें सेव करना चाहिए, गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।